नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकवादी को इंदौर से पकड़ा गया है। एनआईए से मिले इनपुट के बाद सक्रिय हुई इंदौर पुलिस और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरफराज मेनन को दर दबोचा। सरफराज मेनन बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इंदौर के ग्रीन पार्क में रहने वाले सरफराज मेनन को खुफिया इनपुट के बाद एटीएस ने पकड़ा है। दरअसल एनआईए ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था। सरफराज 15 बार चीन और हांगकांग गया है। एनआईए को इनपुट मिला था कि देश के कई राज्य आतंकियों के निशाने पर हैं। सरफराज पर पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग लेने का भी शक है। दरअसल एनआईए को आतंकी साजिश का बड़ा इनपुट मिला था। एनआईए की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया था कि ये खतरनाक आतंकी देश में बड़ा हमला करने की फिराक में घूम रहा है। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल कर सरफराज मेनन का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भेजा था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस से संपर्क किया था। मुंबई पुलिस ने बताया था कि इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके की ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला सरफराज मेनन पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है और वो देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। जांच एजेंसियां सरफराज से ये जानने की कोशिश करेंगी कि उसकी प्लानिंग क्या थी और साजिश में कौन कौन शामिल है। सरफराज मेनन पर पाकिस्तान, चीन और ट्रेनिंग में हांगकांग में ट्रेनिंग लेने का आरोप है। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई इंदौर से। सरफराज मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर इंटेलिजेंस की हिरासत में लिए गए सरफराज मेनन के पास हांगकांग का पासपोर्ट मिला है। पूछताछ में सरफराज ने चीन और हांगकांग में रहने की पुष्टि की है। सरफराज के पास पासपोर्ट में चीन और हांगकांग की 15 एंट्री मिली हैं। सरफराज ने चीन, हांगकांग और भारत में 4 अलग अलग शादियां की हैं। सरफराज से पूछताछ के लिए एनआईए और मुंबई एटीएस भी इंदौर पहुंच रही है। 5वीं पास आरोपी को चाइनीज भी आती है, इंग्लिश समेत कई दूसरी भाषाएं भी आती हैं। वहीं संदिग्ध आईएसआई एजेंट भी हो सकता है सरफराज। चाइना और हांगकांग पुलिस से भी जानकारी लेगी भारतीय पुलिस। कंट्रोल रूम और एनआईए के माध्यम से हमें एक सिंगल लाइन इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो है मुंबई में घूम रहा है। जब उसकी आईडीज देखी गई तो उसको चंदन नगर में रहना उसका एड्रेस पाया गया। उसी के आधार पर जांच की गई है, उससे पूछताछ की गई है और उसके द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं उसके आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। क्या पूछताछ, क्या खुलासा हुआ, क्या बताया गया? वो लंबे समय से चाइना और हांगकांग में रेस्टोरेंट्स में काम करता रहा है और कुछ समय से जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है वो इंडिया वापस आ गया था और इंदौर में ही रह रहा है। उसका परिवार भी यहीं रहता है, उसकी वाइफ भी है और उसकी पूर्व में उसका जो कहना है, उसका जो बिंदु है वो ये है कि उसकी एक चाइनीज महिला से शादी हुई थी और तलाक की लड़ाई की वजह से किसी ने उसके खिलाफ एक गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम उस बिंदु को भी चेक कर रहे हैं और जो हमारे पास दस्तावेज वो उपलब्ध करवा रहा है उनको सभी संबंधित संस्थाओं से क्रॉस चेक करवा रहे हैं, जिससे कि हमको एक अंतिम निष्कर्ष पर। और इधर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सरफराज की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस। पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई। तो सरफराज की गिरफ्तारी हुई और सरफराज बताया जा रहा है कि कई बार आतंकी ट्रेनिंग ले चुका था। ये हांगकांग और चीन में भी कई बार जा चुका है, वहां भी इसने ट्रेनिंग ली है और यह भी कहा जा रहा है कि ये संदिग्ध आईएसआई का एजेंट भी हो सकता है। कई दूसरे मुल्कों से इसके तार जुड़े हुए हैं। महज 5वीं पास है लेकिन कई भाषाओं का इससे ज्ञान है, जानकारी है और अब गिरफ्तारी हुई है सरफराज की। न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, पहला तो ये बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। दूसरा ये कि क्या इस शख्स का बैकग्राउंड है और पूछताछ में भी क्या सामने आया,
कौन सी जगह, कौन से शहर इसके निशाने पर थे? अरुण। बिल्कुल, देखिए जहां तक सरफराज के बैकग्राउंड की बात है, इसका जन्म मुंबई में हुआ था और 2005 में इनका परिवार इंदौर आया था। इंदौर में इनके कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने इनके पिताजी को यहाँ पर कुछ बेकरी वगैरह में नौकरी दिलवा दी थी। और सरफराज जो था वो उसके बाद हांगकांग और चाइना चला गया था। हांगकांग में वो कई रेस्टोरेंट्स में उसने काम किया, चाइना में कई रेस्टोरेंट्स में उसने काम किया और एक चाइनीज महिला से उसने शादी भी की। उसका कहना है कि इसी चाइनीज महिला की शादी के विवाद के बाद ये ईमेल साजिशन किया गया, उसको फंसाने के लिए ये ईमेल किया गया है। इस पर भी पुलिस हालांकि जांच कर रही है, लेकिन ये लगातार हांगकांग चाइना जाता रहा है। इसके पासपोर्ट में उसकी एंट्री भी मिली है। हालांकि इसके पाकिस्तान जाने के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो इस बात की जांच कर रही हैं कि ये आईएसआई का संदिग्ध जासूस हो सकता है। इस पहलू पर भी जांच यहां पर की जा रही है। और जिस तरह से एनआईए ने अलर्ट जारी किया था और ये कई बड़ी साजिश करने की फिराक में था, इसके बाद से सभी जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर थीं और इंदौर में ग्रीन पार्क कॉलोनी में ये रह रहा था, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा और कोरोना आया तो ये चीन से वापस इंडिया आ गया था और यहीं पे ये रह रहा था। इसने खजराना में भी कुछ दवा कारोबार किया था, लेकिन मोबाइल का कारोबार भी ये करता था। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये 5वीं पास है और इसको चाइनीज, इंग्लिश समेत तमाम भाषाओं के कई भाषाएं ये जानता है। इसके साथ ही इसके जो तार हैं वो कई देशों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में संदिग्धता और बढ़ती जा रही है। मुंबई एटीएस की टीम यहाँ पहुंच रही है और संयुक्त रूप से अब इंदौर की इंटेलिजेंस, मुंबई की एटीएस, ये सब मिलकर इससे पूछताछ करेंगी, जिसमें कई राज खुलने की संभावना है, कई अहम खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। और इसके बाद ये पता लग जाएगा कि आखिरकार ये किसके लिए काम कर रहा था, कौन से आतंकी संगठनों से इसकी साठगांठ थी, किन देशों से इसके तार जुड़े हुए हैं। इंदौर में और ये बहुत सारे क्लू हैं, ये निकलकर सामने आएंगे और वाकई अगर कोई आतंकी साजिश थी या फिर आतंकी साजिश को अंजाम देने का प्रयास था तो ये भी साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। और जाहिर है कि जो जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां वो तमाम पहलुओं को खंगालेंगी कि आखिर इसके पास मनी ट्रांजैक्शन भी हुआ क्या कि दूसरे देशों से, ऐसे तमाम दूसरे पहलू रहेंगे। सरफराज हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, अब गिरफ्त में है पुलिस की। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। कांग्रेस का सदन में बड़ा आरोप, सरकार ने राज्यपाल से झूठे बयान दिलवाए हैं, ये कह रही है कांग्रेस। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल बोले, सरकार ने अपना स्तुति गान करवाया है राज्यपाल से। बेरोजगारी, सरकारी खाली पदों पर भर्ती न होने का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। विकास यात्राओं का मुद्दा सदन में कांग्रेस ने उठाया। सरकार के प्रतिनिधियों को जनता ने दौड़ाया है, ये दावा भी कांग्रेस कर रही है। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी सदन में उठाया गया है। कांग्रेस ने खाद, बीज, बिजली का मुद्दा भी सदन में जोर शोर से उठाया। इसके अलावा पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों की मांग का मुद्दा भी गूंजा। विधायक जुमा सोलंकी ने इस मसले को आवाज दी, तो उधर पंचायत सचिव को 7वां वेतनमान, पंचायत विभाग में संविलियन का मुद्दा भी उठाया गया। रोजगार सहायकों के नियमितीकरण के मुद्दा विधानसभा में उठाया गया। इसके अलावा मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भरोसा दिया है, अगले 3 महीनों के अंदर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बड़ी खबर है भोपाल से, राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस की टिप्पणी के मामले में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस झूठ बोलने परोसने की दुकान है, ये आरोप सीएम शिवराज का। कांग्रेस ने लोकतंत्र की गरिमा गिराई है। कल कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अशोभनीय टिप्पणी की। राज्यपाल संवैधानिक पद है, पद की तो मर्यादा रखिए। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ से पूछा है कि सीएम ने कहा था कि आपने वचन दिया था कि संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। 1.25 साल की सरकार में एक भी स्कूल खोला गया क्या? कांग्रेस झूठ बोलने की दुकान है, झूठ परोसने की दुकान है। अब वो मेरे बारे में कुछ कहते रहें, मैंने आपत्ति नहीं की, लेकिन कल कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अशोभनीय टिप्पणी की है।
और उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राज्यपाल संवैधानिक पद है, कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे सम्मानीय राज्यपाल जी के बारे में ये कहना है कि उनसे झूठ बुलवाया, ये लोकतंत्र की गरिमा गिराने का काम है। अब झूठे वादे आप करो, सवाल पूछे तो उत्तर ना दो, लेकिन आज मैं फिर पूछ रहा हूं, आप कितने झूठ बोलते हैं। आपने कहा था, वचन दिया था कि संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। 1.25 साल की सरकार ने एक भी ऐसा स्कूल खोला क्या? अब इसका तो जवाब दो। और भोपाल से बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान बजट एक दिखावा है, गुमराह करने वाला है, ये कहना है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। यह स्पष्ट है कि बजट चुनावी होगा, विकास यात्रा तो मनोरंजन का विषय बन गया है। पिछले साल का बजट आप लीजिए, इसमें से कितना वितरण हुआ। ये बजट एक बहकावा है, गुमराह करने का है, ये चुनावी बजट होगा, ये बात स्पष्ट है। ये विकास यात्रा तो एक नाटक बन गया है, मनोरंजन का विषय बन गया है गांव में। और शिवराज सिंह जी को पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। ये बजट और परंपरागत जैसे बजट होता है, दोनों होने। तो बजट का आगाज हो चुका है, दूसरा दिन है आज, और आज भी जमकर हंगामा हुआ। कई दूसरे मसले भी आज सदन में उठाए गए, सदन में रखे गए। विपक्ष के जरिए लगातार सरकार को घेरने की कोशिश है, प्रयास है, लेकिन दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ आने वाले बजट को लेकर बेहद हमलावर नजर आ रहे हैं। सवाल जवाबों का सिलसिला भी चल रहा है पिछले कई दिनों से, लेकिन बजट को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि ये चुनावी बजट ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और पिछले बजट का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो बजट था उसमें कितना खर्च किया ये जरूर बताया सरकार। आधा बजट लगभग सरकार खर्च ही नहीं कर पाई, यानी कि जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश सरकार की, ये आरोप कमलनाथ के। बात में जो कर्जा लेते थे वो था 39.5%, 39.5%, लेकिन कोविड महामारी की कठिनाइयों के बावजूद ये 20 और 21 में घटकर हो गया है 22.6%, 22.6%। ये अपने आप को सिद्ध करता है कि जीएसडीपी के अनुपात में ऋण का प्रतिशत लगातार घटा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हमारा पूंजीगत व्यय था 37,089 करोड़ रुपया। हमने एक साल में उसको बढ़ाया 23.18% और अब बढ़ के हुआ है 45,685 करोड़ रुपया। औद्योगिक विकास दर जो 2001-02 में -0.61% थी, 2022 और 23 में ये बढ़ के 24% हुई है। अगर आप राजस्व संग्रहण की बढ़ती हुई गति को देखेंगे, हमने लगातार राज्य का करों का संग्रह भी बढ़ाया है और 3 वर्षों में यह है 7 एवरेज 3 सालों में 7.94%। मतलब हम अपना कर राजस्व स्टेट का लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर अगर आप देखेंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लगातार विस्तार हुआ है। किसानों को ऋण 13.41% और एमएसएमई क्षेत्र को ऋण 30.22%। ये बढ़ा है, इसमें बढ़ोतरी हुई है।
और जो हमारे छोटे छोटे फुटपाथ पे बैठ के स्ट्रीट वेंडर जो काम करते हैं। और भोपाल से बड़ी खबर है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली रवाना हुए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली रवाना हुए हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कल बताया जा रहा है कि वो वापस भोपाल लौट आएंगे। तो ये बड़ी खबर है, इस वक्त के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं और विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी दौरान दिल्ली उनकी रवानगी हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि कल वो वापस लौट आएंगे। क्या वजह है, क्या कारण है, ये अभी तक साफ नहीं है। क्या वजह, क्या केंद्रीय नेतृत्व ने तलब किया या कोई और कारण या किसी और मसले पर चर्चा करने के लिए वो नेतृत्व से दिल्ली गए हैं, ये साफ नहीं है। लेकिन अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन ही है आज, बजट सत्र का दूसरा दिन है आज, और इसी बीच अचानक दिल्ली रवानगी हुई है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि कल वो वापस भोपाल लौट आएंगे। न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अचानक दिल्ली दौरे के पीछे क्या वजह, क्या कारण? देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जरूर है कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज राज्य सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा के अंदर पेश की है। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है नरोत्तम मिश्रा के पास, और ऐसे में वो अचानक जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अभी कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ कारणों से वो दिल्ली के लिए गए और कल उनके लौटने का कार्यक्रम है। तो फिलहाल जो जानकारी है, बजट सत्र चल रहा है। कल बजट पेश किया जाना है राज्य सरकार का, और उससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए। जी, बजट से जुड़ा कोई मसला हो सकता है क्या केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने का, या फिर अचानक बुलाना, और ये कुछ सवाल जरूर पैदा करता है जहन में। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, अभी फिलहाल की मैं यदि बात करूं तो बजट को लेकर किसी तरह का ये दिल्ली दौरा नहीं है, लेकिन क्या कारण है, कौन से कारण है, क्या पार्टी के स्तर पर कोई फैसला लिया जा रहा है या कोई अन्य जिम्मेदारी हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई तरह के बड़े बदलाव पार्टी के अंदर होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें तो यही जानकारी है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 1:30 बजे की उनकी फ्लाइट थी, और जो उनका लौटने का कार्यक्रम है वो कल का है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली रवाना हो गए हैं। क्या वजह है, क्या कारण, अभी साफ नहीं। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का। इंदौर पुलिस की हिरासत में सरफराज देश में बड़े हमले की फिराक में था। आरोपी एनआईए ने जारी किया था अलर्ट, देश के कई राज्य थे निशाने पर। सरफराज की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री का बयान, सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमलनाथ का सीएम शिवराज से सवाल, मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछती है कि कन्या विवाह और निकाह योजना के लाभार्थी नवविवाहित दंपतियों को उन्हें रियायती दरों पर पक्का मकान देने की घोषणा का क्या हुआ। सरफराज मेनन के पास मिला हांगकांग का पासपोर्ट, पूछताछ में सरफराज ने की चाइना और हांगकांग में रहने की पुष्टि। सरफराज ने चाइना, हांगकांग और इंडिया में की 4 अलग अलग शादियां। एमपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, कल आएगा बजट। अभिभाषण पर कांग्रेस की टिप्पणी पर सीएम शिवराज का पलटवार, का कांग्रेस झूठ बोलने परोसने की दुकान, कांग्रेस ने लोकतंत्र की गरिमा गिराई। रीवा में बनारस से लौटते वक्त यात्री बस साहिबा से भिड़ी, 1 दर्जन तीर्थ यात्री घायल, 9 तीर्थ यात्रियों की हालत गंभीर। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज जारी। मुरैना में उधारी के रुपयों को लेकर विवाद, आरोपी ने दंपति को मारी गोली, हालत गंभीर, ग्वालियर किया गया रेफर, 7 लाख रुपए उधार का है मामला। और बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। कर्नाटक